आज के लेक्चर के अंदर कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं जो हमने पिछले लेक्चर में बेस बनाया था मैथमेटिक्स का, ट्रिग्नोमेट्री का। उस बेस के ऊपर उस फार्मूले को लेकर, उन फार्मूलों को लेकर हम यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ सेट करके लाए हैं। उन एग्जाम्पल को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं तो और बेहतर आप यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री को सीखेंगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1, गिवन दैट, क्या दिया है गिवन में, tan a = 4/3 क्या दिया गया है, tan a = 4/3 और हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, इसका अर्थ सारी जगह आपको ट्रायंगल ही मिलने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिकली अर्थ ही ट्राई मतलब 3 साइड वाले एंगल और 3 साइड एंगल मतलब ट्रायंगल। तो ट्रायंगल को ही हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। और ट्रायंगल के अंदर भी कैसा ट्रायंगल, जिसका एक एंगल हमारा एक्यूट एंगल होगा और एक एंगल हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा, राइट एंगल होगा। ये दोनों एंगलों से मिलकर बनने वाले ट्रायंगल को हम रीड करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो यहाँ पर tan a की वैल्यू दी गई है, tan a = दिया गया है 4/3, tan a = 4/3। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सारे अदर से मतलब कि tan के बाद में हमारे पास बचते हैं 5 और बचते हैं। उन 5 को हमें यहाँ पर फाइंड करना है। वो 5 क्या है, साइन कोस tan दिया हुआ, कोसेक सेक और कोट। तो यहाँ पर tan को छोड़कर बाकी के 5 हमें फाइंड करना है। और हम जानते हैं कि वे सारे फाइंड तो हो जाएंगे, लेकिन हमें इसकी तीनों साइड यदि पता होगी तो हम फटाफट उसे लिख देंगे। तो सबसे पहले tan की हेल्प लेकर, tan a की हेल्प लेकर हमें इसकी तीनों साइड पता करना है। तो तीनों साइड पता करने के लिए सबसे पहले tan को लिखते हैं। तो tan हमारा होता है, हम यहाँ से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं इसे क्योंकि क्वेश्चन हमारा लंबा जाएगा। तो tan a = 4/3 हम tan a को 4/3 लिखते हैं। इसे a, b और c लिखते हैं। a हमारा एक्यूट एंगल है और एक्यूट एंगल ही हमारा बेस होता है। हम उसे ही देखकर सब कुछ यहाँ पर चलाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। सारे रेशो आपको इस एंगल a के इर्द गिर्द ही मिलेंगे। अब आप एंगल c की बात नहीं करेंगे, एंगल b की बात नहीं करेंगे, एंगल a से ही सारा कुछ यहाँ पर चलने वाला है। ये हम पिछले लेक्चर के अंदर बहुत ही क्लियरली सीख कर आए हैं कि जब बात एंगल a की हो रही है तो हम एंगल a को ही टारगेट करके इस सारे सिस्टम को देखेंगे, इस सारे ट्रायंगल को सीखेंगे। तो यहाँ पर tan, अब tan को हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि tan a = क्या होता है। इस ट्रायंगल के अंदर यदि tan को देखा जाए पिछले फार्मूले के हिसाब से तो हम यदि इसे कहते हैं बेस और इसे कहते हैं हाइट या P कहते हैं इसे, ठीक है, और इसे कहते हैं H। तब हम tan को क्या लिख सकते हैं, tan को लिख सकते हैं हाइट आपकी B से C अपान बेस AB। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसका अर्थ है कि आपको tan में BC अपान AB दिया गया। यदि इन दोनों की हम कंपैरिजन करें, इन दोनों की तुलना करें, तुलना से हमें ये पता चलता है कि BC क्या है, BC अपान AB = 4/3 हमें दिया गया है। इस ट्रायंगल को यदि हम देखते हैं तो हमें BC अपान AB = 4/3 दिया गया है। हम सीख कर आए थे कि tan को कैसे लिखा जाता है। tan को हम लिखते हैं जो हमारा एक्यूट एंगल होता है, जिसके बारे में tan को दिया गया है, tan के साथ में जिस एंगल का यूज़ किया गया है वह है एंगल A। और यदि एंगल A की बात की जाए तो tan को ऐसे लिखा जाता है कि उसके फ्रंट की साइड है BC और उसके ज्वाइंट साइड है BA, ठीक है, या AB। तो हम इसे लिखते हैं BC अपान AB का रेशो दिया है 4/3। जब रेशो दिया होता है तब हम सीधे सीधे उसे ऐसा नहीं लिख सकते कि BC = 4 और AB = 3। तो हम यहाँ पर एक रेशो का कांस्टेंट मान लेते हैं। अब आपको यहाँ पर K पुट करने का लॉजिक कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ने यहाँ पर K क्यों रख दिया। थोड़ा सा इस पे हम चर्चा कर लेते हैं, आपको इसकी गहराई दिखाते हैं कि इसको कैसे देखा जाता है। मान लीजिए एक ये लाइन है, आपकी यह लाइन है और एक यह लाइन है, ठीक है।
ये लाइन है और ये लाइन है। ये लाइन मान लीजिए आपकी है 4 सेंटीमीटर की और यह लाइन है आपकी 8 सेंटीमीटर की। तो आप इस लाइन से इस लाइन का कंपैरिजन कैसे करेंगे? अगर इसको हम रेशो में लिखना चाहें तो रेशो में अपन लिखेंगे इसे 4/8। 4/8 को और सिंपल करें तो 2/4 भी इसे लिख सकते हैं, और सिंपल करें तो इसे 1/2 भी लिख सकते हैं। तो फाइनली इसे हम रेशो के फॉर्म में यदि लिखना चाहें तो 1/2 है, मतलब 1:2 है। 1:2 एक्चुअल में दिखाता क्या है? 1:2 एक्चुअल में यह दिखा रहा है कि यह जो लाइन है यह इस लाइन से यह लाइन डबल है। डबल है मतलब दुगनी है, यह इसकी दुगनी है। तो अब यहाँ पर रेशो का अर्थ होता है कि दुगनी। जब हम इसे सिंबॉलिक रूप से लेंगे तो यह शब्द है कि दुगनी, डबल है। तो डबल है तो डबल का मतलब क्या है? ट्वाइस है। हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर उसकी डबल वैल्यू आएगी। इसको अगर हम जनरल फॉर्म में देखें तो यहाँ पर यदि a लिखा है और यहाँ पर b लिखा है तो यह आपका a से b डबल है। डबल है मतलब इसके लिए हम 2 का मल्टीप्लाई का यूज़ करेंगे कि b इक्वल टू 2a इस प्रकार से लिखा जाएगा। b इक्वल टू 2a। यदि इसे a कहें और इसे b कहें तो यह इसकी डबल है, दुगनी है। तो हम रेशो में इसे इस 2 का यूज़ कर रहे हैं इक्वल टू के लिए। ठीक है, तो जब भी रेशो को आगे बढ़ाया जाता है तो रेशो का अर्थ है कि फाइनली यह रेशो 1/2 का रेशो है, लेकिन ये तो 4 और 8 लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार 4/3 का रेशो है। तो इसके बीच में कांस्टेंट का रिलेशन है उस रेशो को बनाने में। रेशो का अर्थ है कि यह इससे कितना मल्टीपल है, यह इससे कितने गुना है, ये कितना कम है। मल्टीपल में या डिवाइड में वो रेशो होगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। प्लस माइनस भी हो सकता है लेकिन वो एक अलग विषय है। लेकिन यहाँ पर रेशो मल्टीपल में होता है या डिवाइड में होता है तो कितना कम या कितना ज़्यादा, कितना गुना है वह आपको दिखाएगा के। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर के का यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक और बेसिक कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स से सीखा। यह भी एक महत्वपूर्ण टूल है जो आपको आना चाहिए। यहाँ पर लिख दिया हमने के। ठीक है, अब हम इसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि BC इक्वल टू 4K, BC इक्वल टू 4K और AB इक्वल टू 3K, ऐसा लिखा जा सकता है। तो BC हमारी होती है, यहाँ पर जो BC है यह आपकी हो गई 4K, इसे लिख दिया हमने 4K, और AB को हम लिख सकते हैं 3K, यह आपकी हो गई 3K। ठीक है, ये 4K हो गई, ये 3K हो गई। अब हमें एक और साइड फाइंड करना है, उसके बाद सारे रेशो हम लिख देंगे। उस साइड को फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पर यूज़ करना होगा, क्योंकि यह हमारा जो एंगल है इसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का है, यह राइट एंगल है, इसलिए हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड आपकी यह है, 90 डिग्री के सामने वाली फ्रंट वाली साइड हमारी यह है। तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि 90 डिग्री के फ्रंट वाली साइड को हम लिखते हैं AC। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू अदर दो साइड बचती है उन दोनों के स्क्वायर का सम, मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के यूज से। तो AC हमें फाइंड करना है, तो AC स्क्वायर, AB का वैल्यू है 3K का स्क्वायर प्लस 4K का स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर AC स्क्वायर इक्वल टू 3K का स्क्वायर, 3K को हम ओपन करेंगे तो यह हो जाएगा 9K स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 9K स्क्वायर प्लस 4K के स्क्वायर को जब हम स्क्वायर करेंगे तो 16K स्क्वायर हो जाएगा। तो AC स्क्वायर बराबर आपका टोटल होता है यहाँ पर 25K स्क्वायर। जब स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो AC इक्वल टू √25K स्क्वायर हो जाएगा, √25K स्क्वायर हो जाएगा। और 25K स्क्वायर मतलब दोनों को अलग अलग अगर हम रूट निकालें तो 25 का स्क्वायर अंडर रूट होता है 5 और K स्क्वायर का होता है K। तो यहाँ पर AC की जो वैल्यू आती है वो आती है आपकी 5K, फाइनली आ जाती है। इस प्रकार से हमें ट्रायंगल की तीनों साइड प्राप्त हो चुकी है। जब तीनों साइड प्राप्त हो जाती है
तब हम आसानी से इसके बाकी के रेशो लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर बाकी के रेशो लिख देते हैं। बाकी के रेशो वाइट पेन का यूज़ करके हम लिखते हैं। हम सबसे पहले साइन देखते हैं। साइन ए, हमें यहाँ पर एक विशेष चीज़ ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर यदि क्वेश्चन हमारा ए से चालू हुआ है, कहाँ से चालू हुआ है, ए से चालू हुआ है, सब दूर हम ए ही लिखेंगे, ठीक है। हम एक रेशो यदि ए में दिया है तो सारे रेशो ए में लिखेंगे। यदि क्वेश्चन हमारा सी से स्टार्ट हुआ है तो हम सारे रेशो के अंदर सी ही लिखेंगे, और सी से स्टार्ट हुआ है तो सी को बेस बनाकर ही सारे रेशो को हम देखेंगे, और वह हम देख चुके हैं कि किस प्रकार से लिखा जाता है। तो साइन ए के लिए यदि ये एंगल ए की बात चल रही है तो इसके लिए साइन ए, साइन ए का फार्मूला होता है पी अपान एच, पी अपान एच, इसे लिखते हैं पी अपान एच, मतलब एंगल ए के अपोजिट साइड अपान हाइपोटेनस, ठीक है, पी अपान एच। तो पी अपान एच यहाँ पर है, तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाती है, साइन ए इक्वल टू हो जाता है 4k अपान 5 के, 4k अपान 5 के इक्वल टू 4 अपान 5, ऐसा हम इसे लिख सकते हैं। सेकंड हमारा है कोस, कोस ए इक्वल टू, कोस ए हमें ए ही एंगल देखना है, तो कोस कहता है कि उसके ज्वाइंट साइड, किसके, जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं कोस के अंदर वो एंगल ए, उसके ज्वाइंट साइड, ज्वाइंट साइड क्या है हमारी, बेस, तो बेस हमारा है 3k अपान अपान हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है 5k, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 अपान 5, इस प्रकार से भी यह लिखा जा सकता है 3 अपान 5, यह हमारा आ गया 3 अपान 5। इसके बाद बात आती है 10 की, तो 10 हमें दिया गया है, 10 को हम स्किप करते हैं, तो 10 हमने छोड़ दिया है। अब बचता है हमारे पास, चलिए मैं 10 को भी यहाँ पर लिख लेता हूँ, इससे आपको आसानी हो जाएगी, कुछ और मटेरियल यहाँ से मिल जाएगा। 4 अपान 3 है, ये 4 अपान 3 है। अब हमें 3 और बचते हैं। हमने सीखा था कि साइन का अपोजिट, साइन का अपोजिट कोसेक होता है। साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट हम लिखते हैं कोसेक, कोसेक आपका अपोजिट होता है, तो 4 अपान 5 को हम लिख देते हैं 5 अपान 4 सीधे सीधे। और कोस का अपोजिट होता है सेक, सेक ए, सेक ए कोस का अपोजिट होता है 3 अपान 5, तो यह हो जाएगा आपका 5 अपान 3। और 10 का अपोजिट होता है कोट, कोट ए आपका इसका अपोजिट होता है, तो 3 अपान 4। तो एक आपको यदि दिया है तो एक और भी दिया है, एक के साथ एक फ्री है, यहाँ पर गेट 1 बाय 1 फ्री, तो यहाँ पर एक आपको दिया है तो एक आपको मिल गया है ऑफर में, ठीक है। अब बच्चे 4 में से आपको 2 फाइंड करने और 2 आपको ऑलरेडी इसके अपोजिट डायरेक्शन में मिल जाएंगे। और यदि आप इनको साइड के फॉर्म में लिखना चाहें तो भी आप लिख सकते हैं। साइड के फॉर्म में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या किस प्रकार से आएगा, किस प्रकार से आएगा, जिस प्रकार से 10 को लिखा था हमने BC अपान AB, ऐसा ही आप साइन को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि साइन A इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हमने लिखा था P अपान H, तो P को लिख सकते हैं BC, यहाँ पर आपने लिख दिया BC अपान AC, BC अपान AC। और कोस को क्या लिख सकते हैं, कोस A इक्वल टू, कोस को लिख सकते हैं आप AB अपान AC, AB अपान AC। तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। और हमने यहाँ पर बाकी के जो 5 रेशो थे वो भी फाइंड कर लिए हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर 6 चलेंगे आपकी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, और 6 में से कोई 5 आपको फाइंड करना है, एक दिया है, और एक का तरीका देने का बार बार चेंज होगा। यहाँ पर सीधे सीधे दे दिया गया था, अब इसे थोड़ा सा घुमाकर आपको दिया जाएगा। तो आप हर परिस्थिति के लिए ट्रिग्नोमेट्री में तैयार रहिए, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन की कोई सीमा नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से बनकर आता है। ओसवाल की बुक आप रीड करते होंगे, यदि आप CBSE के स्टूडेंट हैं तो आप ओसवाल की बुक भी रीड करते होंगे। NCERT के साथ भी ओसवाल की बुक चलती है, अग्रवाल की बुक भी चलती है, वह मैथमेटिक्स भी चलता है, और उनके अंदर बहुत सारे वेरिएशन में क्वेश्चन दिए। और ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा
चैप्टर है कि इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो आपको बेसिक पूरा और कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट याद होना चाहिए, समझ होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की, तब जाकर आप उसके अंदर नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो आई होप आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको मैं पूरा कंप्लीट होने के बाद चैप्टर ये बताऊंगा कि आप कहीं से भी क्वेश्चन को कर लीजिए, आप हर क्वेश्चन को बनाना सीख जाएंगे। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3, कंसीडर ट्रायंगल ACB। बहुत ही ध्यान से आपको इसे पढ़ना है। ट्रायंगल ACB राइट एंगल एट C, एक ट्रायंगल दिया गया है ACB जिसका एक एंगल C राइट एंगल है। सबसे पहले हम इसे डिजाइन कर लेते हैं। इस प्रकार का आपका एक ट्रायंगल है ये, ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया। इस ट्रायंगल को हम कह सकते हैं ACB। आप यदि इसे A लिखें, इसे C लिख सकते हैं क्या? इसे C नहीं लिख सकते, आपको C की प्लेस फिक्स करके दे दी गई है, आप इसे ही C लिखेंगे। यह आपकी C है, यह A है और यह B है। और यहाँ स्पेशली कहा गया है कि राइट एंगल एट C आपका राइट एंगल है, यह जो आपका एंगल है वह 90 डिग्री का एंगल ही होगा, ठीक है। इन विच AB इक्वल टू 29, आप A और C की प्लेस चेंज कर सकते हैं। आप A की जगह B और B की जगह A लिख सकते हैं, लेकिन C की प्लेस चेंज नहीं कर सकते। C आपको इस प्रकार से ही देना होगा, C आपको 90 डिग्री का ही लिखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर AB इक्वल टू 29, A से B, यह आपकी AB इक्वल टू 29, तो यहाँ पर दी गई है यह आपकी 29 यूनिट, ठीक है। यूनिट से अर्थ है कि कोई भी लेंथ जब लिखी जाती है, तब लेंथ जब लिखी जाती है, डिस्टेंस जब लिखी जाती है, विड्थ जब लिखी जाती है, हाइट जब लिखी जाती है, तब वह कुछ ना कुछ जरूर होती है। वह सेंटीमीटर होती है, वह मिलीमीटर होती है, वह किलोमीटर होती है, कुछ भी हो सकती है वह। तो उसको लिखने के लिए एक यूनिट का यूज़ किया जाता है, जो मैंने आपको अभी हाल नाम बताया, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ये सब यूनिट होती है। जब इस प्रकार की कोई यूनिट यहाँ पर इसके साथ ऐड कर नहीं दी गई है, तब हम उसे कह देते हैं ओनली यूनिट, कि कोई एक यूनिट में वह लिखी गई है, ठीक है। तो वह हो गई 29 यूनिट। यहाँ पर B से C दी गई है 21 यूनिट। एंड एंगल ABC इक्वल टू थीटा। अब ABC इक्वल टू थीटा, आप इसे चेंज करके एक काम कीजिए, इसे ऐसा कर लीजिए, आप इसको ऐसा कर सकते हैं। कैसा कर सकते हैं? इससे आप यहाँ पर B लिख लीजिए और यहाँ पर A लिख लीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें यह एंगल लिखना है थीटा, हमने इसे लिख दिया थीटा। फिर से मिला लीजिए, AB को चेंज हुआ 29 है, BC, अब BC का हमारे पास यहाँ पर चेंज हो चुका है, यह हो गया आपका 21। ऐसा हमने इसलिए किया है, चेंज किया है क्योंकि हमें एंगल दिया गया है। हम जनरली पढ़कर आ रहे हैं, जो हमारी हैबिट है वह हैबिट ये है कि हम जनरली जो हमारा एक्यूट एंगल होता है उसे यहाँ पर लिख देते हैं, नीचे की तरफ एक्यूट एंगल लिख देते हैं। वो हम उस चीज़ के हैबिचुअल है, आप उस चीज़ के हैबिचुअल है, तो आप अपनी हैबिट के हिसाब से ही इसको डिज़ाइन कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यदि आप यहाँ पर ए और यहाँ पर बी लेंगे तो फिर आपको यहाँ पर एंगल बी को यहाँ पर लेना होगा। यह आपका जो एंगल लिखा हुआ है, एंगल ABC इक्वल टू थीटा, इस प्रकार से लिखा गया है। इसका अर्थ है कि थीटा आपका एक्यूट एंगल है। कि कौन सा एंगल है? ये आपका एक्यूट एंगल है, ये आपका एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल को हमेशा हम थीटा लिखते हैं और इसे बीच में रखा गया है, मतलब जो थीटा है आपका वह B है, ठीक है। हम एंगल की डेफिनेशन से, एंगल की परिभाषा से, एंगल की समझ से, एंगल के कॉन्सेप्ट से यह भली भांति जानते हैं कि जो एंगल बीच में होता है वही मेन एंगल होता है और बाकी दिन दो साइड होती है, उनके बीच से वह एंगल बना होता है, मतलब आपका मिडिल पॉइंट है B, ठीक है। तो B इक्वल टू यहाँ पर हो चुका है थीटा। यह आप भली भांति जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो मैंने यह छोटा सा टूल आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स का बता दिया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको लगता है कि ये सब बहुत आसान है, आसान ज़रूर है। इसके लिए आपको मैथमेटिक्स की थोड़ी सी बारीकी देखना होगी। मैंने आपको इतनी सी 2 लाइनों के अंदर कितनी सारी बातें बता दी। आप इतनी सारी बातें जानते हैं या नहीं जानते हैं? यदि नहीं जानते हैं तो आप मेरे साथ बने रहिए और मैथमेटिक्स सीखते रहिए, क्योंकि हमें मैथमेटिक्स के अंदर बिल्कुल एक एक लाइन टू लाइन, एक वर्ड टू वर्ड समझ में आना चाहिए। हर एक चीज़ छोटी से छोटी वो टूल होती है मैथमेटिक्स का, और वो टूल को हम बार बार स्किप करते चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक दिन वो टूल हमें तकलीफ देता है और वहीं जाकर हमें परेशानी आती है और हम दूसरे लोगों से पिछड़ जाते हैं। दूसरे बच्चे हमसे 4 से 8-10 नंबर ज़्यादा ले आते हैं, और वो 4 से 8-10 नंबर जो है वो इन्हीं छोटी मोटी टूल्स के होते हैं, वो समझ के होते हैं। तो आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें मैथमेटिकल टूल की जानकारी भी होना चाहिए। ठीक है, तो हमने इसलिए इसको ऐसा चेंज कर लिया है और लिख लिया है। अब हमें फाइंड करना है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू एंड कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। ये वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें एक साइड और फाइंड करना होगी, वह साइड है हमारी AC। तो जो दिया गया है उसी का यूज़ हम कर लेते हैं, और हमें ट्राइंगल दिया गया है, हम आंसर लिखते हैं इसका। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसका, चूँकि एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल नंबर 3। तो आंसर इसका है, सबसे पहले ट्राइंगल का यूज़ करते हैं। हमें दिया गया है ट्राइंगल ABC, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC। आप किसी भी फॉर्म में से लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ट्राइंगल के रूप में हम इसे देख रहे हैं, जिसका एक एंगल क्या है, एंड क्या दिया गया है, एंड एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल C हमारा 90 डिग्री है। इसका अर्थ है कि हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि उसे फॉलो करने के लिए आपको कोई भी ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होना जरूरी है। तो यहाँ पर है, अब हम उसे यूज़ करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि आपका जो राइट एंगल है उसके फ्रंट वाली साइड मतलब हम पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं कि AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, AB हमारी सबसे बड़ी साइड है और 90 डिग्री के फ्रंट की साइड है, तो उसका स्क्वायर इक्वल टू होता है BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, या फिर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यह बाउंडेशन नहीं है, अदर दो साइड का स्क्वायर का सम हमें लिखना है इक्वल टू में। तो हम लिख देते हैं AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हमने लिख दिया है। अब हमें फाइंड क्या करना है, AC। बाकी की वैल्यू दी गई है, बाकी की वैल्यू AB की वैल्यू उठाकर A से B की वैल्यू है 29, हम रख देते हैं यहाँ पर 29 का स्क्वायर इक्वल टू A से C की वैल्यू नहीं है, फाइंड करना है, तो A से C का स्क्वायर प्लस B से C की वैल्यू हमें दी गई है 21 यूनिट, हम रख देते हैं यहाँ पर 21 और इसका स्क्वायर। हम 29 का स्क्वायर लिखते हैं, 29 का स्क्वायर होता है 841 इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर होता है 441 इस 21 का स्क्वायर होता है 21 का। अब AC का फाइंड करना है, इसको इधर ले आते हैं, तो 841 माइनस 441 साइड चेंज की इक्वल टू AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से इसे जब हमने माइनस किया तो बचता है हमारे पास 400, और 400 का अब यहाँ से अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 400, तो आपके पास AC की फाइनली वैल्यू आ जाती है 20 यूनिट। हम पहुँच चुके हैं पहले स्टेप में, हम इसको 3-4 स्टेप में करेंगे सॉल्व। पहले स्टेप में हम पहुँच चुके हैं AC तक, तो AC की हमारी वैल्यू आती है 20, हमने यह फाइंड की है 20, AC की वैल्यू आ चुकी है 20। अब क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। इसके लिए हमें साइन और कोस की वैल्यू तो चाहिए। अब साइन और कोस के पहले हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो साइन क्या होता है, साइन
थीटा इक्वल टू, अब यहाँ चलेगा थीटा। इससे पहले के लेक्चर में हमने यहाँ पर यूज़ किया था ए वर्ड। क्या यूज़ किया था? ए वर्ड। अब आपके लिए हो चुका है थीटा। थीटा आपका एक्यूट एंगल है और जिस एंगल की आप बात कर रहे हैं, जिस एंगल की आप बात कर रहे हैं उसी एंगल को यहाँ लिखा जाएगा। हम यहाँ क्वेश्चन चला रहे हैं थीटा के साथ में। थीटा यह है, यहाँ थीटा नहीं है, एंगल ए आपका थीटा नहीं है, एंगल बी आपका थीटा है और सारे साइन कोस इसे देखकर ही लिखे जाएंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू, हमने इसके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो लिखे थे, फार्मूले लिखे थे, उसके अंदर ये देखा था कि थीटा के फ्रंट वाली साइड आप लिख सकते हैं AC अपान AB, ठीक है, हाइपोटेनस। आपके थीटा के सामने वाली साइड अपान सबसे बड़ी साइड ये हाइपोटेनस AB, इसका रेशो आपका साइन थीटा कहलाता है। इस हिसाब से अगर देखें आप तो AC आपका 20 है और AB आपका 29 है। तो एक वैल्यू तो आपने यहाँ साइन की निकाल ली। अब आपको चाहिए कोस की। अब आप निकालिए कोस थीटा। कोस थीटा को जब हम लिखते हैं रेशो के फॉर्म में तो किस प्रकार से लिखेंगे कि जो आपका एंगल है थीटा, उसके ज्वाइंट साइड एक तो हो गई हाइपोटेनस और एक हो गई बेस। तो जो आपकी ज्वाइंट साइड है उसके अपान में हाइपोटेनस, तो ज्वाइंट साइड है इसकी BC अपान हाइपोटेनस है आपका AB। तो यहाँ पर BC की वैल्यू है 21 और यह हो चुका है 29। तो इस प्रकार आप कोस को लिख सकते हैं, कोस थीटा इक्वल टू 21 अपान 29। तो ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम सीधे सीधे इसको फाइंड कर सकते हैं, सीधे सीधे इसे फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक को फाइंड करते हैं, ठीक है, ये हुआ अपना बेसिक पोर्शन। अब हम पेन चेंज कर लेते हैं वापस से और आपको एक बहुत ही बढ़िया कलर के पेन से हम यहाँ पर दिखाते हैं इसके वैल्यू। पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हम कोस स्क्वायर थीटा, अब आपके पास एक और नया क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कोस स्क्वायर थीटा, अब कोस का स्क्वायर है या थीटा का स्क्वायर है या दोनों का स्क्वायर है। आप इसको ऐसा समझिए, ब्रैकेट के अंदर लिखा है कोस थीटा और इसका स्क्वायर, कोस थीटा और उसका स्क्वायर। हम ट्रिग्नोमेट्री में इसे लिखते हैं इक्विवेलेंट कोस स्क्वायर थीटा। इसे क्या लिखते हैं? इस फॉर्म में भी इसे लिखा जा सकता है। इस चीज़ को ऐसे भी हम यूज़ कर सकते हैं और ऐसे ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा का अर्थ है कि कोस थीटा, टोटल कोस थीटा की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर है वो, ठीक है। तो आपके पास कोस थीटा की कुल वैल्यू क्या है? यहाँ पर है 21 अपान 29 और इसका स्क्वायर, ठीक है। कोस स्क्वायर नहीं है, ये कोस थीटा का होल स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर है, मतलब कोस थीटा इंटू कोस थीटा है। हम उसे यहाँ पर लिख देते हैं कोस स्क्वायर थीटा। इस फॉर्म में ही यह सब कुछ चलने वाला है। प्लस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं 20 अपान 29 और इसका स्क्वायर, ठीक है। चलिए और इसे सॉल्व करते हैं। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 21 का स्क्वायर 441 अपान 841, यह हो गया आपका 841 प्लस यह हो गया आपका 400 अपान 841। इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपका यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं थोड़ा सा इसको, आपका जो है एलसीएम आ जाएगा 841 और यहाँ पर दोनों प्लस के हैं तो दोनों प्लस के होने के कारण हो जाएगा 441 और 408 हो जाएगा। 441 प्लस 400 एलसीएम लिया तो कुल मिला के 841 अपान 841 इक्वल टू फाइनली आंसर आ जाता है 1। यह आपका पहले का आंसर आ चुका है, पहले का आंसर हमारा आ चुका है 1। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। आपने इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लिए। तो हम यहाँ पर अब सेकंड को सॉल्व करते हैं। आपको यह बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि कोस थीटा का होल स्क्वायर को ही कोस स्क्वायर थीटा लिखा जाता है। इसका अर्थ है कि कोस थीटा इंटू कोस थीटा है, कोस थीटा का आपस में 2 बार मल्टीप्लाई लिखा हुआ है।
चलिए अब थोड़ा सा यहाँ क्लियर करके सेकंड वाला यहाँ कर देते हैं। ठीक है, सेकंड में सिर्फ आपको कोस स्क्वायर वहाँ पर प्लस था और यहाँ पर माइनस है, सिर्फ इतना सा ही फर्क है कि प्लस और माइनस का फर्क है। हम इसको अगेन एक दूसरा पेन यूज़ करते हैं और कर देते हैं आपको सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए कोस की वैल्यू क्या है, कोस थीटा की वैल्यू है हमारे पास 21/29, तो यहाँ पर रख देते हैं हम 21/29 और इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन की वैल्यू है 20/29, तो यहाँ पर 20/29 और इसका स्क्वायर। अब और सॉल्व करते हैं तो यहाँ 441/841 माइनस यहाँ 20 का स्क्वायर 400 होता है, यहाँ पर 20 का स्क्वायर होता है 400/841। देन अब यहाँ एलसीएम लेते हैं तो 441 माइनस 400, तो यहाँ पर फाइनली 441 के अंदर से माइनस होता है 400, तो बचता है हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाता है 41/841। फाइनली यह आपका आंसर हो जाता है। इसके आगे हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट सॉल्व हो जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसलिए मैंने एग्जाम्पल भी यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, जो एग्जाम्पल आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से, अदर क्वेश्चन में हेल्प करने की दृष्टि से अच्छे दिखते हैं कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ है, ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको इन फ्यूचर काम आए, तो हम उसे यहाँ पर शामिल कर लेते हैं लेक्चर के अंदर। अब यहाँ पर एक जो विशेष चीज़ सीखने को मिली वह यह मिली कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आई है, हमारे पास 1 आई है। कहाँ है ये 1, ये यहाँ रहा 1। मतलब हम कह सकते हैं यह आपकी एक सर्वसमीका भी है, हम उसे कहते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। यह हमेशा यूनिवर्सल फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसको प्रूव भी करेंगे और इससे सीखेंगे भी। सारी सर्वसमीकाएं जितनी भी है उनको सबको हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो अभी छोटा सा मैंने आपको एक मोटा आइडिया बता दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 भी होता है। यह हमें यहाँ से सीखने को मिलता है। 1 यानी 1, दोनों की वैल्यू थीटा चाहे कुछ भी हो, कहीं भी हो, लेकिन आपको फाइनली इसकी वैल्यू 1 ही प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4। इन ए राइट एंगल ABC, एक राइट एंगल मतलब आपका जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल की फॉर्म में है। तो इस प्रकार का आपका एक ट्रायंगल है, हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इस प्रकार का मान लीजिए कि आपका एक ट्रायंगल है, ये बना लिया, जिसका एक एंगल हमारा राइट एंगल है। राइट एंगल एट B, आपका जो B है वह राइट एंगल है, यहाँ लिख दिया गया है B, ये B दे दिया गया है, ये राइट एंगल है एट B। इफ tan A इक्वल टू 1 देन वेरीफाई दैट। ठीक है, अब आप जो भी चाहें उसे कर लीजिए। यहाँ पर आप इसे A लिख दीजिए, यहाँ पर इसे आप B लिख दीजिए। क्योंकि यहाँ पर मैंने A क्यों लिखा है, मैं इसे A यहाँ पर भी लिख सकता था और यहाँ पर भी हम इसको ऐसा भी बना सकते थे। आपको बार बार हम इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम इसे यहाँ पर B लिख देते हैं, यहाँ पर A लिख देते हैं। क्या फ़र्क पड़ जाता, फ़र्क ये हो जाता है कि यहाँ पर साइन A और कोस A की वैल्यू हमें फाइंड करना होगी। यह सारा का सारा जो चल रहा है वो tan A में चलेगा, मतलब हम जो एंगल यूज़ करेंगे वह एक्यूट एंगल ये होगा हमारा। ठीक है, और हमें आदत है, हमने हैबिट से पढ़ा है कि हम जनरली इस फार्मूले को यहाँ से सीख के आए हैं, हम उसको वहाँ से सीख के नहीं आए हैं। इस एंगल का यूज़ करके सीखने हमने वहाँ से नहीं सीखा है, हमने सारे फार्मूले यहाँ के एंगल को यूज़ करके सीखे हैं। तो ये ज़्यादा हमारे लिए आसान रहता है, क्योंकि बार बार हमें कंफ्यूज
नहीं होना पड़ेगा। तो हम इसलिए जो भी आपका एंगल है, जिस एंगल में आपका क्वेश्चन चलेगा उसे यहाँ पर ले लेंगे, वो आपका एक्यूट एंगल होगा। तो एक्यूट एंगल को यहाँ लिख देंगे, उस बाकी एंगल को छोड़ देंगे और आपका 90 डिग्री का एंगल यहाँ लिख देना है, बस ठीक है। इसके बाद आप आसानी से क्वेश्चन को कर जाएंगे। और यदि आप एक एंगल यहाँ पर लेते हैं तो आपको साइन कोस की वैल्यू में थोड़ी सी समस्या आएगी। कैसी आएगी कि आप उसके सामने वाली भुजा देखेंगे तो यहाँ मिलेगी, क्योंकि हमें आदत है कि सामने वाली भुजा हम यहाँ पर देखते हैं, फ्रंट साइड अपोजिट साइड को एंगल के, तो इस प्रकार से हमें दिक्कत आती है। चलिए, तो हम इस कारण से इस एंगल को यहाँ पर ही लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। tan a की वैल्यू दी है 1, जस्ट पिछले क्वेश्चन से पिछले वाला एग्जाम्पल नंबर शायद 1 या 2 में जो है उसके जैसा ही क्वेश्चन है ये। यहाँ पर दिया है tan a, क्या दिया है tan a, यहाँ पर tan a, तो tan a इक्वल टू 1 दिया गया है, tan a इक्वल टू 1 दिया गया है और 1 के अपान में हम इसे 1 भी लिख सकते हैं, 1 के अपान में 1 भी लिख सकते हैं। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि tan a इक्वल टू, यदि इस डायग्राम को हम देखें, इस ट्रायंगल को हम देखें, तो हम tan को क्या लिख सकते हैं इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए tan को क्या लिख सकते हैं। हम यहाँ इसे बेस लिखते हैं, इसे हम P लिखते हैं और इसे हम H लिखते हैं, ठीक है। और हमारा जो फार्मूला बनता है tan के लिए वो क्या बनता है कि यदि इस एंगल की बात की जाए तब tan हमारा होता है P अपान B, P अपान B मतलब एंगल के फ्रंट साइड मतलब हम जो है इसे यहाँ पर हम B लिखें और वहाँ पर C लिखें, थोड़ा सा यहाँ पर एक जैसा हो चुका है, ये हमारा C है, ठीक है। तो यहाँ पर C है ये, ओके। तो BC अपान, इसे लिख सकते हैं हम BC अपान AB, क्या लिख सकते हैं BC अपान AB, ऐसा हम इसे लिख सकते हैं tan को, एंगल A के लिए, ना कि एंगल C के लिए। बार बार इसे रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से यदि इन दोनों का हम कंपैरिजन करें तो हमारी BC कितनी आएगी, हमारी जो BC है वह आएगी 1 एंड AB कितनी आएगी, और AB की वैल्यू आएगी 1। आपकी BC 1 है और AB भी 1 है, तो BC और AB दोनों की वैल्यू 1 आ चुकी है। मतलब आप इसे लिख सकते हैं, इसे लिखते हैं B से C, इसे लिखते हैं 1 और इसे लिखते हैं 1, ठीक है। ये दोनों आपके 1 1 आ चुकी है। अब हमें थर्ड AC फाइंड करना है। तो AC फाइंड करने के लिए हमारा पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली फ्रंट वाली साइड का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इक्वल टू अदर दो साइड जो बचती है शेष, उन दोनों के स्क्वायर के सम के, मतलब BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, हमें AC सीधे सीधे फाइंड करनी है। तो AC का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, हम इसे लिखते हैं 1 प्लस 1 मतलब हम लिखते हैं 2, और फाइनली हमारे पास आ जाती है AC की वैल्यू, AC इक्वल टू √2। यहाँ पर AC इक्वल टू √2 आ चुकी है। तो यह वैल्यू हमारी आ चुकी है √2, ठीक है। यह हमारी तीनों वैल्यू प्राप्त हो चुकी है, यह 1 है, यह 1 है और यह √2 है। अब हमें क्वेश्चन में जो वेरीफाई करना है, वेरीफाई मतलब ये समझ लीजिए कि यहाँ से प्रूव दैट चालू होता है, उन्होंने धीरे से आपको वेरीफाई करके कह दिया है। वेरीफाई का अर्थ है कि प्रूव दैट, आपको इसे प्रूव करना है कि ये जो दिया है यह इसके इक्वल है या नहीं है। अभी वेरीफाई का मतलब है कि आप इसे देखिए कि ऐसा है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर यही आपको कन्वर्ट होकर प्रूव में आ जाएगा। प्रूव का मतलब ये है और इसे दिखाना है आपको, और यहाँ पर यह है या नहीं है, ठीक है। यस और नो में हो सकता है आंसर, अभी डाउट है। तो हम इसको वेरीफाई करते हैं। किसे वेरीफाई करना है, पेन चेंज कर लेते हैं। 2 sin A और cos A, इसके लिए हमें sin A की वैल्यू चाहिए और cos A की वैल्यू चाहिए। तो sin A इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, इस एंगल के फ्रंट वाली साइड मतलब BC अपान इसका हाइपोटेनस
AC इसे इस प्रकार से लिखा जाता है BC अपान AC। तो BC है आपकी 1 और AC है √2। तो ये हो गई आपकी साइन। इसके बाद आता है नंबर कोस का। तो कोस A इक्वल टू उसके जो एंगल की बात चल रही है वह एंगल A है, और एंगल A के ज्वाइंट साइड कौन सी है वह है AB। हम लिखते हैं AB अपान हाइपोटेनस AC। तो AB की वैल्यू 1 अपान √2 AC की हो चुकी है, यह दोनों वैल्यू आ चुकी है। अब हमें इसको प्रूव करना है। अब हम यहाँ से फिर एक नया पेन यूज़ कर लेते हैं आपके लिए प्रूव के लिए। 2 sin A क्या है, 2 sin A इंटू कोस A इक्वल टू 1 हमें लेकर आना है। चलिए रखते हैं वैल्यू 2 इंटू साइन A की वैल्यू है 1 अपान √2 इंटू कोस A की वैल्यू है 1 अपान √2 इक्वल टू 1 लेकर आना है। हम √2 का √2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं, आप जानते हैं कि जब कोई भी नंबर हो, एक जैसा नंबर हो और दोनों अंडर रूट में हो, तब दोनों का मल्टीप्लाई होने के बाद वह नंबर हो जाता है। वह नंबर हो जाता है √2 इंटू √2 आपको 2 मिलेगा, √3 इंटू √3 आपको 3 मिलेगा, √4 इंटू 4 ओनली 4 मिलेगा। तो इस प्रकार से इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर यह 2 बन जाएगा। मतलब आप इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपान 2 इक्वल टू, ये आपका 1 चल रहा है तो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 1 इक्वल टू 1। दैट्स वेरीफाई। हम कह सकते हैं कि जो आपने यहाँ पर दिया है, जो क्वेश्चन वाले ने दिया है, जो क्वेश्चन ने दिया है 2 sin A इंटू कोस A इक्वल टू 1 होता है, इसका मतलब यह 1 होता है। तो यहाँ पर एक आपका फार्मूला और तैयार हो जाता है कि इस प्रकार से वेरीफाई करते हैं कि यह एक फार्मूला भी बन जाता है कि 2 sin A इंटू कोस A इक्वल टू 1 और sin A इंटू कोस A इक्वल टू 1 अपान 2 भी हो सकता है। sin A इंटू कोस A, अभी यहाँ से चेंज करके हम इस क्वेश्चन को ऐसा मोड़ देते हैं sin A इंटू कोस A इक्वल टू 1 अपान 2, ये वेरीफाई कीजिए। एक नया क्वेश्चन तैयार हो गया, एक नया क्वेश्चन तैयार हो गया। क्वेश्चन तैयार होने में ट्रिग्नोमेट्री में जरा भी देर नहीं लगती। हर स्टेप अपने आप में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं, हर स्टेप अपने आप में क्वेश्चन है। जितने स्टेप दिए कहीं से भी उठा के कोई क्वेश्चन बना दो, इसीलिए इसको कॉन्सेप्ट और बेसिक के साथ लेकर आपको सीखना चाहिए। तो हम यहाँ पर इसे कंप्लीट कर चुके हैं और देख चुके हैं, और सारी बारीकियाँ आपको मैंने इसके दिखा दी है कि किस प्रकार से क्वेश्चन के अंदर बारीकियाँ होती है, हर वर्ड का अपना मीनिंग होता है और कैसे हमें उन्हें अरेंज करना चाहिए। हम इसे ए को यहाँ क्यों रखेंगे, सी यहाँ पर एक क्यों नहीं रखेंगे, इसका भी रीज़न आपने देखा। तो हमें इस प्रकार की सारी बातों का ध्यान रखकर मैथमेटिक्स को लेना चाहिए, मैथमेटिक्स को चलाना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार से दिया गया है, जो कि आपके एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। और हम यहाँ पर अब एक्सरसाइज को नए लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे, और ये लेक्चर की लेंथ भी काफ़ी हो चुकी है और हमने यहाँ पर 3 से 4 एग्जाम्पल भी कंप्लीट किए, और यह आपका बेसिक था बिल्कुल। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर आप हमसे एक्सरसाइज 8.1 को स्टार्ट करते हुए देखेंगे और हम सीखेंगे वहाँ पर एक्सरसाइज 8.1। यदि आप चैनल के साथ नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए। यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप हमारे पहले से सब्सक्राइबर हैं तो कोई बात नहीं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मैथमेटिक्स में नई ऊंचाइयां लेंगे, ये डेफिनेट हमारा प्रयास है कि आपको नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। आपको मैथमेटिक्स में बहुत कुछ सीखना बाकी है, अभी बहुत कुछ मेरे पास नॉलेज है, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है मैथ्स पढ़ाने का, वो सब आपको मैं देना चाहता हूँ, और उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा। तो बिना स्किप के वीडियो देखते रहिए, डीपी ट्यूटोरियल को फॉलो करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।